हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। कल हमने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कंप्लीट किया था। उसमें कोई प्रॉब्लम? रिकार्डो के लगान के सिद्धांत में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में कोई प्रॉब्लम आपको हो? नो मैम। नो मैम। साथ साथ जो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ याद करना है आपने, ताकि प्रॉब्लम हो वो भी पता चल जाए। और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, तो साथ साथ पढ़ने में फायदा है। इस चैप्टर में से रिकार्डियन थ्योरी भी ऑफ रेंट भी आ सकता है, और जो दूसरी थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ये भी एग्जामिनेशन एंगल से इम्पोर्टेंट। इसमें 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये 16 मार्क्स का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। लगान का आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या इकोनॉमिस्ट J.S. मिल, जेवेंस, पेरिटो, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इन ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं सभी। इन्होंने लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की। लगान का आधुनिक सिद्धांत ये रिकार्डो के लगान के सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। सुधरा हुआ रूप का मतलब है मॉडिफाइड फॉर्म मानी जाती है। मॉडिफाइड का मतलब कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रिकार्डो के सिद्धांत में काफी इंप्रूवमेंट की है, तो इसको रिकार्डो के सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है। कैसे सुधार किया है ये हम आगे पढ़ेंगे। रिकार्डो ने, आपने रिकार्डो के सिद्धांत में पढ़ा था कि रिकार्डो ने ये बोला था कि जो रेंट है, लगान है, वो केवल भूमि पर मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हमने पढ़ा, J.S. मिल, जेवेंस, पेरिटो, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। ये कहते हैं कि लगान या रेंट केवल भूमि पर ही उत्पन्न नहीं होता, लैंड पर ही लगान हमें नहीं मिलता। लगान या रेंट हमें उत्पादन के प्रत्येक साधन, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमें रेंट मिलता है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का विचार है। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये एक सुधरा हुआ रूप हो गया ना, कि रिकार्डो ने रेंट तो केवल लैंड के ऊपर लिया है, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो रेंट को उत्पादन के हर साधन का एक हिस्सा मानते हैं। हर उत्पादन के साधन को लगान मिलता है। हर उत्पादन के साधन, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी इनकम है, उनकी इनकम का एक हिस्सा रेंट है। तो इससे पता चल रहा है कि रिकार्डियन थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, वो रिकार्डो के सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप है। उसमें इंप्रूवमेंट की हुई है, क्योंकि ये हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रेंट डिटरमिन करता है। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जितनी भी उत्पादन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल को इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उनकी आय का केवल एक हिस्सा ही लगान होता है। सारी आय उनकी लगान नहीं होती, उनकी आय का एक हिस्सा लगान होता है। और ये कौन सा हिस्सा होता है? ये वास्तविक आय यानी कि एक्चुअल अर्निंग, और हस्तांतरित आय यानी कि ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का जो डिफरेंस है, उसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट माना है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया था कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लो एक व्यक्ति किसी जगह पर नौकरी करता है, वहां पर उसको 10,000 इनकम मिल रही है। अब उसको किसी दूसरी जगह भी नौकरी की ऑफर आती है, और वहां पर अब उसको 15,000 सैलरी मिल रही है, तो वो पहली वाली नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ 15,000 मिल रहे हैं। जो उसको दूसरी नौकरी में 15,000 मिल रहे हैं, वो उसकी एक्चुअल अर्निंग मानी जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल अर्निंग हमारी कितनी होगी? 15,000। दूसरी जॉब में उसको 15,000 मिल रहे हैं। लेकिन जो उसने नौकरी छोड़ी है, उससे जो उसको इनकम हो रही थी, वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग होगी। जिस नौकरी को छोड़ा, वहां उसको जो इनकम मिल रही थी वो 10,000 मिल रही थी। तो 15,000 और 10,000 का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो 5,000 है, ये क्या माना जाएगा? ये रेंट माना जाएगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट की कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको बताया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं
कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जितनी भी इनकम प्राप्त हो रही है वो सारी की सारी, उनको जितनी भी इनकम मिल रही है वो सारी इनकम रेंट नहीं होती है, उसकी इनकम का एक हिस्सा रेंट होता है। अब नई जॉब में तो 15,000 मिल रहे हैं, ये सारे के सारे 15,000 रेंट नहीं है, इस 15,000 का एक हिस्सा रेंट है। वो क्या, कौन सा हिस्सा रेंट है? जो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस है। 15,000 अब मिल रहे हैं, पिछली जॉब वो छोड़ रहे हैं वहां 10,000 मिल रहे थे, तो इसका एक हिस्सा 5,000 रेंट माना जाए। 15,000 जो अब उसको मिल रहे हैं, इस 15,000 में से 5,000 रेंट माना जाएगा। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का विचार है। अब उसके बाद हमने जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की डेफिनेशन मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दी है वो याद करनी है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने डेफिनेशन क्या दी है? किसी साधन का लगान, लगान का मतलब रेंट है, उस साधन की उस बचत से है जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक है। काम पर लगाए जाने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक है। कम से कम रकम, यही हम ऊपर का एग्जांपल ले रहे हैं कि कम से कम रकम, एक व्यक्ति जहां पर जॉब कर रहा है उसको 10,000 तो मिल ही रही है, तो 10,000 से नीचे तो वो काम करेगा नहीं, 10,000 तो वो ऑलरेडी ले रहा है। ठीक है, तो ये 10,000 उसकी मिनिमम है, ये ट्रांसफर अर्निंग है। जो मिनिमम उसको मिल रहा है ये कम से कम रकम है, ये ट्रांसफर अर्निंग है। इस 10,000 से जितना भी ऊपर मिलेगा वो क्या मानी जाएगी? वो रेंट माना जाएगा, लगान माना जाएगा। यही मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि साधन का लगान क्या है? उस साधन, साधन का मतलब है फैक्टर, उस साधन की वो बचत है जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक है। मिनिमम तो उसको 10,000 तो चाहिए, क्योंकि 10,000 वो ऑलरेडी ले रहा है। इस 10,000 से जितना भी ऊपर उसको मिलेगा वो रेंट कहलाएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यही डेफिनेशन मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इंग्लिश में जो डेफिनेशन, जो आपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट याद करेंगे, रेंट इज द सरप्लस अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर द मिनिमम अर्निंग नेसेसरी टू इंड्यूस इट टू डू वर्क। मिनिमम अर्निंग जो कि काम पर उसको बनाए रखने के लिए दी जानी जरूरी है, उस मिनिमम अर्निंग से ऊपर उसको जो भी मिल रहा है वो क्या है? वो रेंट है। ठीक है, तो ओवर द मिनिमम अर्निंग, मिनिमम अर्निंग से ऊपर जो भी मिल रहा है वो क्या है? रेंट। तो ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने रेंट की डेफिनेशन दी। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है व्हाई रेंट अराइज, लगान क्यों उत्पन्न होता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं आपको डेली एक मैसेज भेजती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने वॉइस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उनको डाउनलोड करें और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को पहले भेजें। तो अब 2-3 स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अब आ रही है, न्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है। जो न्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है ना, वॉइस ऐप में हम न्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को क्लास शुरू होने के बीच में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी क्लास अगर मैं उनको एक्सेप्ट करूंगी मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो भी आपके नोन है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे अब क्लास कंप्लीट हो गई फिर मुझे ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है, और फिर उसके बाद आज भी भेजोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, तो कल आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। क्लास शुरू होने के बाद ज्वाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाती क्योंकि इससे क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती। अभी 3-4 स्टूडेंट्स का न्यू ज्वाइन रिक्वेस्ट का मैसेज आया है लेकिन पॉसिबल नहीं क्योंकि क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो, इसलिए मैं डेली आपको ये मैसेज देती हूँ कि ज्वाइन रिक्वेस्ट आप पहले भेजें। हाँ जी, इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हेडिंग हमने जो पढ़ना है व्हाई रेंट अराइज, लगान क्यों उत्पन्न होता है, किस लिए लगान उत्पन्न होता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिकार्डो के इस विचार से तो सहमत हैं कि लगान या रेंट भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि दुर्लभ है, यानी कि भूमि की मात्रा सीमित है, भूमि अवेलेबल नहीं है, भूमि की सप्लाई कम है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिकार्डो की इस विचार से तो सहमत हैं, मानते हैं, क्योंकि भूमि दुर्लभ है, स्केर्स है, उसकी मात्रा
नेचर ने भूमि हमें दी है, उसकी मात्रा को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो लगान भूमि के ऊपर दुर्लभता की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से उत्पन्न होता है। स्केर्सिटी का मतलब डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जो उत्पादन के अन्य साधन है, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी भी तो मात्रा सीमित होती है। वो भी तो, उत्पादन के दूसरे साधन भी तो लिमिटेड हो सकते हैं, उनकी सप्लाई भी तो लिमिटेड हो सकती है। उत्पादन के दूसरे साधन, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लेबर भी हो सकता है लिमिटेड हो, उनकी सप्लाई कम हो, जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई उससे कम हो। कैपिटल, पूंजी, जितना हम कैपिटल मार्केट में चाहते हैं मिलनी चाहिए, हो सकता है उतनी सप्लाई ना हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, उनकी सप्लाई उतनी ना हो जितनी डिमांड है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये बात रिकार्डो की ठीक है कि भूमि के ऊपर लगान या रेंट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि स्केर्स है, दुर्लभ है, यानी कि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। लेकिन केवल भूमि ही दुर्लभ नहीं है, भूमि ही स्केर्स नहीं है, भूमि ही सीमित नहीं है। भूमि के साथ साथ, जमीन के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी सप्लाई भी सीमित हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, यानी कि उनकी सप्लाई डिमांड से कम हो सकती है। स्केर्स का मतलब है सप्लाई डिमांड से कम हो सकती है। तो इसलिए उनको जो मिनिमम अर्निंग से अधिक मिलेगा, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम अर्निंग से जितना अधिक मिलेगा, वो उनका रेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि लगान उत्पादन के हर साधन पे उत्पन्न होता है, और हर साधन को उनकी मिनिमम अर्निंग से जो अधिक कीमत मिलती है वो रेंट होता है। मिनिमम अर्निंग को हम ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं। मिनिमम अर्निंग तो मिलनी जरूरी है, अगर उतनी अर्निंग नहीं मिलेगी तो कोई भी फैक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे मान लो लेबर को काम करने के लिए, एक दिन की लेबर उसको मान लो 100 रुपए चाहिए, ये उसकी मिनिमम अर्निंग है, और 100 रुपए पे उसको काम मिल भी रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से कम उसकी डिमांड करे, लेबर की डिमांड करे, कहे कि आप 90 रुपए में मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाओ, तो वो 90 रुपए में काम करने के लिए नहीं जाएगा। उसको मिनिमम अर्निंग तो सो चाहिए, वो तो ऑलरेडी इतनी कमा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से उसको ज्यादा देगा तो वो वहां चला जाएगा। तो कहने का मतलब है मिनिमम अर्निंग हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो चाहिए, उससे कम पे तो कोई भी काम करने को तैयार नहीं होगा। मिनिमम अर्निंग को ही हम ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं, हस्तांतरित आय भी कहते हैं। मिनिमम अर्निंग से जितनी ज्यादा हमें अर्निंग प्राप्त होगी, जितनी ज्यादा आय हमें प्राप्त होगी, वो हमारा रेंट कहलाती है। यही मैंने आपको बताया, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू रेंट। ट्रांसफर अर्निंग ही मिनिमम अर्निंग है। हाँ जी, समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. अब उसके बाद Yes, नेक्स्ट देखिए, इसी में लगान क्यों उत्पन्न होता है, वाई डज रेंट अराइज। इसके लिए एक इकोनॉमिस्ट है वीजर। वीजर ने क्या बात कही है? वीजर ने कहा है इस बात को समझाने के लिए कि रेंट क्यों उत्पन्न होता है, लगान क्यों उत्पन्न होता है, व्हाई डज रेंट अराइज। इकोनॉमिस्ट वीजर ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है? पहला है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि विशिष्ट साधन। दूसरा है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि अविशिष्ट साधन। दो साधनों में डिवाइड किया है। स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट साधन का मतलब क्या होता है? विशिष्ट साधन स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जिसका केवल एक ही प्रयोग है, दूसरा कोई प्रयोग ही नहीं। जैसे मान लो एक लेबर को एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही बनाना आता है और उसको कोई दूसरा काम आता ही नहीं। मान लो उस विशेष प्रकार के कपड़े की मार्केट में डिमांड ही ना रहे। अगर उस विशेष प्रकार के कपड़े की मार्केट में डिमांड ही नहीं, तो उस लेबर की भी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि उसको तो एक विशेष काम ही करना आता है, एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही बनाना आता है, बाकी तरह का कपड़ा तो उसको आता ही नहीं। जब उस कपड़े की मार्केट में डिमांड नहीं, तो लेबर की डिमांड भी नहीं होगी। ठीक है, तो विशिष्ट साधन स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर जिसका जिसको केवल एक विशेष काम करना आता है, और अगर वो काम ना रहे तो उस फैक्टर की कहीं और डिमांड ही नहीं होती। अब वो लेबर जो कि विशेष प्रकार का कपड़ा ही केवल बनाना जानता है, अगर उस कपड़े की मार्केट में डिमांड नहीं रही, तो उसको तो इसका मतलब कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी, कहीं काम ही नहीं मिलेगा।
जब उसको कहीं काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको दूसरा काम करना आता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो उसकी ट्रांसफर अर्निंग है वो जीरो है, हस्तांतरित आय जीरो है। उसको हम ट्रांसफर कहीं कर ही नहीं सकते, उसको कोई दूसरा काम आता ही नहीं, वो दूसरी जगह जाके कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही प्रकार का काम आता है। तो हम कहेंगे कि उस स्पेसिफिक फैक्टर की जो ट्रांसफर अर्निंग है जीरो है, हस्तांतरित आय जीरो है, क्योंकि वो कहीं जाके काम ही नहीं कर सकता। उसको जितनी भी इनकम अब मिल रही है, सारी की सारी उसकी जो एक्चुअल अर्निंग है, जो अब उसको मिल रही है, वो क्या कहलाएगी? रेंट कहलाएगी। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. दूसरा दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, अविशिष्ट साधन। अविशिष्ट साधन, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होते हैं? अधिकतर जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अविशिष्ट होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि कुछ सीमा तक वो स्पेसिफिक हैं और कुछ सीमा तक वो नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि अगर उनको एक काम नहीं मिलता तो वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। उनको केवल एक काम करना नहीं आता, उनको तो कई तरह का काम करना आता है। मान लो पहला जो वो काम कर रहे हैं उस काम की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ठीक है वो दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। दूसरे काम की मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है वो तीसरा काम करना शुरू कर देंगे। तो जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं उनको कई काम करने आते हैं। एक काम नहीं हुआ, एक काम की मार्केट में डिमांड नहीं, तो वो दूसरे काम करने लग जाएंगे, तो उनको रेंट तो मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं उनको रेंट कितना मिलता है? उनका रेंट वही उनका रेंट कैसे होता है? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। एक्चुअल अर्निंग का मतलब मान लो उन्होंने एक काम छोड़ दिया और दूसरे काम में चले गए, तो उसको दूसरे काम में जो आय प्राप्त हो रही है वो उसकी एक्चुअल अर्निंग हो गई, क्योंकि उसको तो कई काम आते हैं। पहला काम उसने छोड़ दिया, उसको दूसरे जगह काम मिल गया, सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो दूसरी जगह जो सैलरी मिल रही है वो है उसकी एक्चुअल अर्निंग। जो वो काम छोड़ कर गया उसको वहां जो सैलरी मिल रही थी वो ट्रांसफर अर्निंग। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रेंट कहलाए। पहली जगह वो नौकरी कर रहा था, उसको 20,000 मिलते थे, अब उसको काम तो बहुत सारे आते हैं, तो उसने वो पहली वाली नौकरी छोड़ दी, वो दूसरी नौकरी में चला गया, दूसरा काम उसने शुरू कर दिया, वहां उसको 25,000 मिल रहे हैं। तो पहले उसको जो 20,000 मिल रहे थे ये उसकी ट्रांसफर अर्निंग है जो उसने छोड़ा काम, और अब नई नौकरी में उसको 25 मिल रहे हैं, तो 25 और 20 का डिफरेंस 5,000 क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। तो जो इकोनॉमिस्ट वीजर है, इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्पेसिफिक फैक्टर, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं इनकी ट्रांसफर अर्निंग जीरो होती है, इसलिए इनको जितनी भी एक्चुअल अर्निंग होती है ये सारी की सारी रेंट कहलाती है, क्योंकि इनकी ट्रांसफर अर्निंग जीरो होती है। ठीक है, मान लो इनको एक जगह 5,000 मिल रहे हैं, दूसरी जगह जाके काम तो कर ही नहीं सकता, तो इसको छोड़कर जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलना, तो ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो गई। एक्चुअल में एक जगह उसको 5 मिल रहे हैं, 5,000 और जीरो का डिफरेंस 5,000 ही। तो स्पेसिफिक फैक्टर की ट्रांसफर अर्निंग जीरो होती है, उसको जितनी भी इनकम मिल रही है वो सारी रेंट होती है। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसकी एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग में अंतर होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वो रेंट होता है। ये वीजर ने बताया है। तो हमें ये पता चला कि वीजर के अनुसार रेंट क्यों अराइज होता है। रेंट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक काम को छोड़कर जब दूसरे काम में चला जाता है और दूसरे काम में उसको जब ज्यादा इनकम मिलती है, तो उसकी एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और उसी डिफरेंस के कारण रेंट उत्पन्न होता है। तो रेंट क्यों उत्पन्न होता है, वीजर ने इसको बिल्कुल क्लियर बताया। एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस की वजह से रेंट उत्पन्न होता है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस की वजह से रेंट उत्पन्न होता है, रेंट अराइज होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, लगान का निर्धारण। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट को डिटरमिन करने के लिए दो भागों में बांटा है, लगान निर्धारण को दो भागों में बांटा है। पहला उसने रेंट ऑफ लैंड डिटरमिन किया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने, भूमि पर लगान का निर्धारण हम कैसे करते हैं। दूसरा, रेंट एज ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग, वास्तविक और हस्तांतरित आय के अंतर के रूप में लगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट की डिटर्मिनेशन दो प्रकार से की, दो भागों में बांटा है।
लैंड के ऊपर रेंट अलग से डिटरमिन किया है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर रेंट की डिटर्मिनेशन एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के बेस पे की। तो दो तरह से रेंट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने डिटरमिन किया है, इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑन लैंड, भूमि पर लगान का निर्धारण। सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। लैंड के ऊपर रेंट कैसे डिटरमिन होता है? भूमि पर लगान का निर्धारण मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार डिमांड और सप्लाई से होता है। जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगी वहां रेंट डिटरमिन हो जाएगा। भूमि की मांग, डिमांड ऑफ लैंड। भूमि की डिमांड कैसे होती है? भूमि पर जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उस वस्तु की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो भूमि की भी डिमांड ज्यादा होगी। और जब हम उस भूमि के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, जैसे जैसे हम भूमि के ऊपर लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? सीमांत उत्पादकता का मतलब ये है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हमने लेबर लगाई है, उस लेबर की प्रोडक्टिविटी पहले से कम आती है। मान लो हमने 10 लेबर लगाए हैं, 10 लेबर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मिलकर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 10 के बाद जब हमने 11वां वर्कर लगाया तो 11वें वर्कर से प्रोडक्शन, 11वां वर्कर जब प्रोडक्शन करता है या 11 लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन होता है 108 यूनिट का टोटल। 10 वर्कर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 11वां एक वर्कर और लगा दिया तो टोटल प्रोडक्शन 100 से बढ़कर 108 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एडिशनल वर्कर लगाकर प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 11वां वर्कर लगाकर तो केवल 8 यूनिट ही प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये 11वें वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाई, 11वें वर्कर की का उत्पादन कहलाए। तो देखो, ऑन एन एवरेज 10 वर्कर का 100 यूनिट का प्रोडक्शन है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो पर वर्कर प्रोडक्शन 10 आ रहे हैं, 11वां वर्कर लगाया तो प्रोडक्शन आपका 108 हो गया। तो पर यूनिट अगर अगर हम पर वर्कर प्रोडक्शन देखेंगे तो इसका मतलब 10 से कम हो रहा है। 108 को 11 से डिवाइड कर तो 10 से भी कम आएगा। तो यही तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्कर एक भूमि के टुकड़े पे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। उसका रीजन क्या है? लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाती है। हो सकता है कि भूमि की जो का टुकड़ा है वो बहुत बड़ा ना हो, एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार हम फर्टिलिटी, बार बार हम फर्टिलाइजर, खाद डालकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उत्पादन पहले से कम होता है। उसी को तो कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है। जैसे जैसे हम भूमि का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? इसलिए भूमि की मांग वक्र, जो भूमि का डिमांड कर्व है, उसका जो स्लोप होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? ऊपर से नीचे की तरफ होती है। कैसे? मैं अभी आपको बना के बताऊंगी। फिर है सप्लाई ऑफ लैंड। भूमि की सप्लाई कैसी है? लैंड की सप्लाई कैसी है? इनइलास्टिक है, बेलोचदार है। क्यों बेलोचदार है? यानी कि जो भूमि की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ लैंड है, भूमि की पूर्ति तो नेचर ने दी है, नेचर ने ही तो हमें लैंड दी है। जितनी नेचर ने हमें लैंड दी है हम उसकी मात्रा को तो नहीं बढ़ा सकते। एक इंडिविजुअल लैंड की मात्रा को तो बढ़ा सकता है, लेकिन इकोनॉमी में हम लैंड की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। इकोनॉमी को नेचर ने जितनी लैंड दी है वो उतनी ही रहेगी, उसकी मात्रा नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए कहते हैं सप्लाई ऑफ लैंड कैसी है? इनइलास्टिक है, बेलोचदार, यानी कि लैंड की मात्रा को हम नहीं बढ़ा सकते। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट कैसे डिटरमिन किया है? डिमांड और सप्लाई के माध्यम से रेंट डिटरमिन किया है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अब देखो कैसे डिमांड सप्लाई के माध्यम से रेंट की डिटर्मिनेशन की है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। भूमि की पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते, ये सप्लाई इसलिए जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसको लिख दिया हमने एस एस। एस एस का मतलब है भूमि की सप्लाई ओ एस के बराबर है। इससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि भूमि प्रकृति की देन है। ठीक है। अब डिमांड, मैंने आपको बताया कि जो डिमांड कर्व है इसकी ढलान ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ये डिमांड है। मान लो भूमि की डिमांड है डी डी और सप्लाई है एस एस।
रेंट कैसे डिटरमिन होगा? जहां डिमांड और सप्लाई दोनों कट करेंगे वहां रेंट डिटरमिन होगा, यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट डिटरमिन हो गया, ओ आर रेंट की डिटर्मिनेशन हो गई। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया जहां डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, तो रेंट डिटरमिन हो गया ओ आर। मान लो भूमि की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन की मान लो वस्तु की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, वस्तु की डिमांड बढ़ी तो भूमि की भी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो हम बढ़ा नहीं सकते, सप्लाई तो ओएससी है। डिमांड बढ़ गई तो डिमांड लाइन हमारी ऊपर की तरफ चलेगी, सप्लाई तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो अब डिमांड और सप्लाई कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है। ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। यहाँ से लाइन वाई एक्सिस पर डाला तो पहले रेंट हमें ओ आर मिल रहा था, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो हमारे पास उतनी की उतनी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा रेंट बढ़ जाएगा। पहले रेंट ओ आर था, अब रेंट बढ़कर ओ आर वन हो जाएगा। मान लो फिर भूमि की डिमांड और बढ़ गई, लेकिन हम सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ कट कर रहे हैं। ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन वाई एक्सिस पे डाल दी तो रेंट हमारा क्या हो गया? रेंट हमारा ओ आर हो गया। कहने का मतलब है भूमि की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन हम सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, तो रेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑन लैंड इस तरीके से होता है, डिमांड और सप्लाई से भूमि के ऊपर रेंट डिटर्मिन होता है। जहां डिमांड सप्लाई बराबर होंगे वहां रेंट का डिटर्मिनेशन। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट? मैम एक बार दोबारा समझा दो, वीडियो नहीं चल रही थी। आपको मैंने ये बताया कि भूमि के ऊपर लगान का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है। भूमि की पूर्ति तो सीमित होती है क्योंकि नेचर ने भूमि हमें दी है, तो इसलिए सप्लाई लाइन को हमने वाई एक्सिस के पैरेलल डाला। ये एस हमने सप्लाई लाइन डाल दी, वाई एक्सिस के पैरेलल डाल दी। ये सप्लाई है भूमि की सप्लाई, यानी कि ओ एस भूमि की सप्लाई है। हम भूमि को इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नेचर ने हमें भूमि दी। ये डिमांड लाइन है, डिमांड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ऊपर से नीचे की तरफ डिमांड लाइन क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम भूमि पर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, इसलिए डिमांड लाइन की जो स्लोप होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। जहां डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं वहां रेंट डिटरमिन होगा। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां कट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन आपने वाई एक्सिस पे डाल दी तो ओ आर रेंट डिटरमिन। अगर मान लो भूमि की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़कर डी वन डिमांड हो गई, सप्लाई तो हम नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई तो वही एसएस है या ओएस सप्लाई है। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नई डिमांड सप्लाई को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और रेंट हमारा क्या हो जाएगा? पहले ओ आर था, अब ओ आर वन हो जाएगा। फिर अगर मान लो भूमि की डिमांड फिर बढ़ गई तो ये डिमांड लाइन आपकी ऊपर चली गई, डी टू। ये इस सप्लाई को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। नई डिमांड सप्लाई को यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन वाई एक्सिस पे डाल दी तो रेंट कितना हो गया? रेंट पहले ओ आर था, फिर ओ आर वन हुआ, अब ओ आर टू हो गया। कहने का मतलब है कि हम भूमि की सप्लाई को, लैंड की सप्लाई को तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो नेचर ने दी है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो रेंट भी बढ़ता जाएगा क्योंकि सप्लाई तो बढ़ ही नहीं रही है। तो इस तरह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने लैंड के ऊपर रेंट की डिटर्मिनेशन की है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने लैंड के ऊपर रेंट की डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के माध्यम से। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब उसके बाद दूसरा पढ़ रहे हैं, रेंट एज ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के अंतर के रूप में लगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट की डिटर्मिनेशन वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के अंतर के रूप में भी की है। वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के अंतर के रूप में लगान किस तरह से डिटरमिन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बेस पर जो रेंट की डिटर्मिनेशन होती है वो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर होती है। लैंड के ऊपर तो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होती है, लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के अन्य साधन है, जैसे हो गया लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका अगर हमें रेंट डिटरमिन करना है तो इनका रेंट डिटरमिन हम एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के बेस पे करते हैं। हाँ जी, ये बात क्लियर है? हेलो, यस मैम। यस मैम।
उत्पादन के अन्य साधन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका रेंट डिटरमिन करना हो तो ये एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के बेस पर किया जाता है। लैंड पर रेंट का डिटर्मिनेशन डिमांड सप्लाई के बेस पे होता है, इसीलिए तो हमने इनको अलग अलग हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, वो लगान कब मिलेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। जो फैक्टर्स ऑफ, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इनको रेंट कब मिलता है? ध्यान से सुनो, मैं बार बार कह रही हूँ, इनको रेंट तभी मिलता है अगर इनकी सप्लाई, अगर इनकी पूर्ति लेस देन परफेक्टली इलास्टिक हो, पूर्णतया लोच से कम हो। अगर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई, इनकी पूर्ति लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोच से कम है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है, पूर्णतया बेलोचदार है, तभी इनको रेंट मिलेगा। अगर इनकी सप्लाई, अगर इनकी सप्लाई इस तरीके की है तो इनको रेंट मिलेगा, अदरवाइज इनको रेंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तुरंतिया लोचदार है, तो रेंट नहीं मिलेगा, रेंट जीरो मिलेगा, रेंट जीरो होगा। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तभी रेंट मिलेगा। ये दो बातें याद रखनी है और इसी को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस मैम। दो सिचुएशन में रेंट मिलेगा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक हो, पूर्णतया लोच से कम हो, या परफेक्टली इनइलास्टिक, तो रेंट मिलेगा। अगर इनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, लेस देन नहीं, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक है, तो रेंट नहीं मिलेगा। कैसे, इसको हम आगे समझ रहे हैं। सबसे पहला है रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि उत्पादन के साधन की जो पूर्ति है पूर्णतया लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक। मैंने आपको बताया कि परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में रेंट जीरो होगा। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कब हम कहेंगे कि फैक्टर्स की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है? फैक्टर्स की सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक तभी माना जाएगा जब उनकी डिमांड बढ़ने पर सप्लाई भी उतनी बढ़ जाए जितनी डिमांड बढ़ रही है। जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई हो जाए तो हम कहेंगे फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे मान लो, एग्जांपल दे रही हूं, मान लो मार्केट में कैपिटल की डिमांड, पूंजी की डिमांड, मान लो कैपिटल की डिमांड कोई व्यक्ति करता है 20 लाख की डिमांड करता है, ये मान लो 20,000 रुपए की डिमांड करता है, ठीक है? 20,000 की जगह मान लो हम 20 लाख लिख दें, चलो, क्योंकि थोड़ा पैसा तो नहीं मांगा जाएगा ना, कोई लोन लेगा तो ज्यादा ही लोन लेगा। मान लो मार्केट में कोई व्यक्ति 20 लाख की डिमांड करता है, लोन की मांग करता है, कैपिटल की मांग करता है, और ये जो 20 लाख है उसको मार्केट में 10% इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। धीरे धीरे उसकी डिमांड 20 लाख से बढ़कर हो गई 30 लाख। अब वो मार्केट में जब 30 लाख लोन की डिमांड कर रहा है तो भी उसको 10% से मिल रहा है, 20 लाख पर भी उसको 10% ब्याज देना पड़ रहा है, और 30 लाख है तो भी 10% ब्याज पर उसको इजीली मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार, यानी कि 10% ब्याज की दर के ऊपर हम कितना ही पैसा उधार ले सकते हैं, इजीली मिल रहा है। ये पॉइंट मेरा समझ में आया? 10% ब्याज की दर पर कितना ही पैसा उधार ले लो, मार्केट में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। यस मैम। अगर सप्लाई इजीली हो रही है, जितनी मर्जी आप मांग लो उतनी सप्लाई हो रही है, जितना पैसा उधार मांग लो मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि फैक्टर की सप्लाई, उत्पादन के साधन की पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक है, लोचदार, ठीक है? और जब उत्पादन के साधन की पूर्ति लोचदार होगी तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। कैसे कैसे एक्चुअल अर्निंग, ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस जीरो होगा?
कैसे 0 होगा? मान लो आप 20 लाख की डिमांड कर रहे हो, तो 10% आपने किसी व्यक्ति को 20 लाख उधार दिया, तो वो व्यक्ति आपको 10% ब्याज दे रहा है। अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे 30 लाख उधार मांगता है, तो ब्याज तो वो भी 10% ही दे रहा है। तो आप पहले व्यक्ति से पैसा वापस लेकर दूसरे व्यक्ति को तो दोगे नहीं, क्योंकि पहला व्यक्ति भी 10% आपको दे रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 10% दे रहा है। तो आप पहले व्यक्ति से पैसा लेकर दूसरे को तो दोगे नहीं। तो आपकी अर्निंग कितनी है? पैसा उधार दिया, अर्निंग तो इंटरेस्ट है। पहले 20 लाख उधार दिए तो भी 10% ब्याज है। 30 लाख उधार दे रहे हो, ब्याज का रेट तो सेम है। ब्याज तो हमें ज्यादा मिल नहीं रहा, रेट तो हमें ज्यादा नहीं मिल रहा। ठीक है, चाहे पहले व्यक्ति को उधार दे दे वो भी हमें 10% दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को उधार दे दे वो भी 10% में दे रहा है, तो हम कहेंगे एक्चुअल अर्निंग भी हमारी 10% है और ट्रांसफर अर्निंग भी 10% है। ठीक है, आपको मैं उधार दे रही हूँ, 30 लाख उधार दे रही हूँ, आप मुझे 10% दे रहे हो, और पहले मैंने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया था वो भी मुझे 10% दे रहे, तो दोनों से ही मुझे 10% ही मिल रहे हैं, 10 से ज्यादा तो मिल नहीं रहे। तो एक्चुअल अर्निंग का मतलब जितना हम पैसा हमें जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्चुअल अर्निंग क्या है? 10%। अगर मैं आपसे पैसा वापिस लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती हूँ, तो ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है कि मैंने आपसे पैसा लिया और दूसरे को दिया, दूसरे से भी 10% मिल रहा है, आपसे भी 10% मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसका मतलब रेंट तो 0 होगा। तो कहने का मतलब जहां पर फैक्टर की सप्लाई, उत्पादन के साधन की पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है, वहां पर रेंट क्या होता है? वहां रेंट 0 होता है, वहां लगान मिलता ही नहीं है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। वहां लगान नहीं मिलता है। यस इसको हम मैम। डायग्राम से इसी को हम डायग्राम से समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हमने कैपिटल लिया, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। ठीक है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, इस 10% इंटरेस्ट के ऊपर आप कितना ही पैसा उधार ले सकते। ठीक है, आपने डिमांड की 20 लाख की डिमांड की, 20 लाख भी आपको 10% पे मिल रहा है। आपने डिमांड कर दी 30 लाख, 30 लाख भी आपको 10% पे मिल रहा है। आप डिमांड कर रहे हो 40 लाख, 40 लाख भी आपको 10% पे मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो आपको 10% ही मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? जब आपको इंटरेस्ट ही 10% मिल रहा है, आप जिसको उधार दे दो वो 10% ही दे रहा है, उससे ज्यादा दे ही नहीं। तो एक्चुअल अर्निंग, हम कहेंगे कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। ठीक है, एक्चुअल अर्निंग क्या होती है? मैंने आपको पैसा उधार दिया, आपने मुझे 10% दिया। ठीक है, समझ आ गई बात की नहीं? और दूसरे व्यक्ति को मैं पैसा उधार देती हूँ, वो भी मुझे 10% दे रहा है। जिस दूसरे व्यक्ति को मैंने पैसे दिया उधार, वो क्या कहलाएगी? एक्चुअल अर्निंग। ये एक्चुअल अर्निंग। आपसे मैंने पैसा ले लिया, दूसरे को दे दिया, वो भी मुझे 10% दे रहा है। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब मैंने आपसे पैसा लेकर दूसरे को दिए, तो आप भी तो मुझे 10% दे रहे थे, दूसरा वाला भी 10% दे रहा है। एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग का जो डिफरेंस है वो रेंट होता है। तो 10% माइनस 10% यानी कि 0। रेंट हमारा क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो हमें ये पता चला, जब फैक्टर की सप्लाई, उत्पादन का साधन, हमने यहाँ कैपिटल लिया, उत्पादन का साधन, उनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है, यानी कि एक निश्चित ब्याज की दर के ऊपर जितना मर्जी पैसा उधार ले लो, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट 0 होता है। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। अब उसके बाद, हाँ जी, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज, या व्हेन और लिखना था, रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर, व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति की अवस्था में। अगर उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है, इनइलास्टिक है, तो रेंट कैसे डिटरमिन होगा? बेलोचदार का मतलब है कि हम सप्लाई को बढ़ा ही नहीं सकते, इनइलास्टिक का मतलब है हम सप्लाई को बढ़ा ही नहीं सकते। जैसे हम लैंड की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, लैंड तो नेचर ने दी है ना, जितनी लैंड हमें नेचर ने दी उसको तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। एक इंडिविजुअल अपने लैंड की मात्रा को बढ़ा सकता है, लेकिन इकोनॉमी में नेचर ने जितनी लैंड दी है वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो जब उत्पादन के साधन की पूर्ति, सप्लाई इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में
डिमांड बढ़ने पर हम सप्लाई को तो बढ़ा ही नहीं सकते। जैसे लैंड की डिमांड बढ़ जाए तो लैंड की सप्लाई को तो बढ़ा ही नहीं सकते, सप्लाई तो उतनी ही रहेगी ना जितनी हमें नेचर ने दी। उससे ज्यादा तो हम लैंड नहीं तो बना नहीं सकते, तो लैंड की सप्लाई को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जीरो होती है। जब हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते तो हस्तांतरित आय क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि लैंड को हम कहीं से ला ही नहीं सकते ना, तो हस्तांतरित आय हमारी हो गई जीरो, और हम लैंड कहीं से नहीं ला सकते, तो ट्रांसफर अर्निंग हमारी कहलाएगी जीरो। जो हमें एक्चुअल अर्निंग हो रही है वो सारी रेंट मानी जाएगी। आपको पता है रेंट किसके बराबर होता है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। लैंड की सिचुएशन में ट्रांसफर अर्निंग होती है जीरो। जो भी एक्चुअल अर्निंग है, जो भी एक्चुअल अर्निंग है, ये सारी की सारी एक्चुअल अर्निंग रेंट मानी जाएगी। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं कैसे एक्चुअल अर्निंग रेंट मानी जाएगी। जब सप्लाई इन इलास्टिक हो, पुरंतया बेलोचदार। लैंड की सिचुएशन में सप्लाई इन इलास्टिक होती है, लैंड यहाँ लिखा, जो हमने लैंड का डायग्राम पहले बनाया था ना, उसी को दोबारा बनाना है। लैंड की सप्लाई इतनी है, ये एसएस सप्लाई का डाला, ओएस के बराबर सप्लाई है, इससे ज्यादा तो लैंड की सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि लैंड हमें नेचर ने दी है। ठीक है, लैंड की डिमांड इतनी है, जहां डिमांड सप्लाई कट करेंगे ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, रेंट ये डिटरमिन हो गया आर। ठीक है, मान लो लैंड की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, सप्लाई तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, सप्लाई तो ओएससी है, इसको नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़कर D1 हो गई, सप्लाई तो इतनी ही रहेगी। जब सप्लाई नहीं बढ़ा सकते तो नया डिमांड सप्लाई को जहां कट करेगा, यहाँ कट कर रहा है, तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा, OR से बढ़कर OR हो जाएगा। पहले OR रेंट था, अब OR1 हो जाएगा। मान लो फिर डिमांड बढ़ गई, D2 डिमांड हो गई, सप्लाई तो यही है, OSC है, इसको तो बढ़ा ही नहीं सकते, तो नया डिमांड सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E2। यहाँ से लाइन Y एक्सिस पे डाल दी, तो रेंट हमारा बढ़कर OR1 से OR2 हो जाएगा, रेंट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, लैंड की सप्लाई इन इलास्टिक है, बेलोचदार है, नेचर ने हमें लैंड दी। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसफर अर्निंग है वो जीरो कहलाए, क्योंकि हमारे पास लैंड का कोई अल्टरनेट नहीं है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, लैंड का जो अगर अल्टरनेट होता ना हमारे पास, वो ट्रांसफर अर्निंग होती। हमें खेती करने के लिए भूमि चाहिए, हम खेती भूमि पे ही कर सकते हैं, कहीं और तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमारे पास जमीन ही अवेलेबल नहीं तो खेती कैसे करें, तो ट्रांसफर अर्निंग हमारी हो जाएगी जीरो, क्योंकि उसका हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं। ठीक है, तो जितनी भी, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, तो जितनी भी एक्चुअल अर्निंग हो रही है, एक्चुअल अर्निंग क्या हो रही है, ये पहले जो रेंट मिल रहा है OR ये अर्निंग है, OR1 फिर ये अर्निंग है, OR2 ये अर्निंग है, जितनी भी एक्चुअल अर्निंग हो रही है ये सारा का सारा रेंट कहलाए। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं कंफ्यूजन हो जरूर पूछो आप, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायग्राम मुश्किल भी नहीं है। अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया तो हम अपने आप ही डायग्राम हमारे बनते जाएंगे, लॉजिक आपको आना चाहिए। अब तीसरी बात मैं बता रही हूँ, रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया लोड से कम पूर्ति होने पर। क्या मतलब है पूर्णतया लोड से कम पूर्ति होने पर, इसका मतलब क्या है, कई बार उत्पादन के साधन की जो पूर्ति होती है वो कैसी होती है, पूर्णतया लोड से कम, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होती है। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जितनी डिमांड है सप्लाई उससे थोड़ी कम। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उससे थोड़ी कम हो तो हम कहेंगे कि ये लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। तो ऐसी सिचुएशन में रेंट कैसे डिटरमिन होता है, ऐसी सिचुएशन में रेंट एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस से हम डिटरमिन करते हैं। कैसे डिटरमिन करते हैं, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। मान लो ये देखो, मान लो लेबर भी तो एक उत्पादन का साधन है, लेबर की डिमांड शुरू में 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, लेबर की डिमांड बढ़ती जा रही, ये हमने लिखी है ट्रांसफर अर्निंग।
पर लेबर, लेबर कब काम करेगी? अगर उसको मिनिमम 10 रुपए मिले, जो मिनिमम उसको लेबर मिलनी चाहिए वो ट्रांसफर अर्निंग है। 10 रुपए से कम पर कोई भी लेबर काम करने को तैयार नहीं। शुरू में लेबर की डिमांड 10 है और उसको 10 रुपए, 10 लेबर की डिमांड है और उनकी ट्रांसफर अर्निंग मिनिमम वो 10 रुपए चाहते हैं और उनको एक्चुअल में मिल भी 10 रुपए रहा है। तो एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस 0 हो गया, कोई भी रेंट नहीं होगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मान लो लेबर की डिमांड 10 से बढ़कर 20 हो गई, 20 वर्कर की डिमांड हो रही है, ठीक है? अब वर्कर को मिनिमम काम करने के लिए 10 रुपए तो चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, तो उनकी एक्चुअल अर्निंग बढ़ जाएगी। मिनिमम 10 रुपए से कम पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जब मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, वो पहले से ज्यादा वेजेस मांगनी शुरू कर देंगे। अब वर्कर को, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, अब उनको पहले से ज्यादा वेजेस मिलनी शुरू हो गई है। पहले 10 रुपए ही मिलते थे, अब उनको 15 रुपए मिलने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई। तो एक्चुअल अर्निंग 15 है, ट्रांसफर अर्निंग 10 है, तो एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस रेंट हो जाएगा 5। फिर मान लो वर्कर की डिमांड बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। मिनिमम तो उनको 10 रुपए चाहिए ही, लेकिन क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो उनको अब पहले से ज्यादा वेजेस मिलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वर्कर की डिमांड बढ़ती जाएगी, उनकी एक्चुअल अर्निंग बढ़ती जाएगी, उनको पहले से ज्यादा वेजेस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन 10 रुपए से कम पर वो काम करने को तैयार नहीं है, वो उनकी ट्रांसफर अर्निंग कहलाएगी। और वर्कर की डिमांड बढ़ गई, 20 से 30 हो गई, तो उनकी एक्चुअल अर्निंग भी बढ़ जाएगी, ज्यादा वेजेस की डिमांड करने लग जाएंगे। पहले 15 डिमांड कर रहे थे, अब वो 20 रुपए डिमांड करने लगे हैं, लेकिन मिनिमम तो उनको 10 चाहिए। तो एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस 20 और 10 का डिफरेंस 10 क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर लेबर की डिमांड कैसी है? लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जितनी डिमांड है, क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है, तभी तो उनकी एक्चुअल अर्निंग बढ़ रही है, उनकी एक्चुअल वेजेस बढ़ रही है। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक का मतलब, पुरंतिया लोड से कम पूर्ति का मतलब है कि जितनी डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है, उससे कम है, तभी तो उनकी एक्चुअल अर्निंग बढ़ती जा रही है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. लेस देन परफेक्टली इलास्टिक का ये मतलब होता है कि जितनी डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है, इसलिए उनको पहले से ज्यादा वेजेस मिल रही है। वर्कर भी अपने रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वर्कर मार्केट में मिल ही नहीं थे, जितनी डिमांड है, तो वो अपने वेजेस का रेट बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पुरंतिया लोड से कम। तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग में डिफरेंस मिलेगा, जो इनका डिफरेंस मिलेगा वो रेंट हो। इसी को हमने डायग्राम से समझना है। एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर लिया और वाई एक्सिस पर हमने ली है वेजेस। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि वर्कर, ये ट्रांसफर अर्निंग मैंने आपको बताई, 10 रुपए से कम पर काम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई का बनेगा ना, ये वाई एक्सिस से शुरू होगा, ये 0 से शुरू नहीं होगा, 0 से ऊपर से शुरू होगा। ऐसी सिचुएशन में सप्लाई का ऐसे जाएगा, ये सप्लाई यहां से शुरू नहीं होगा, सप्लाई ऐसे जाएगी। ऐसे ही जाने का मतलब ये है, ये ओएस जो है ना, ये मिनिमम वेजेस है, इतनी वेजेस तो इनको मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ ट्रांसफर अर्निंग का मतलब मिनिमम वेजेस है, ये 10, मान लो ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए तो उनको वेजेस मिलना ही चाहिए। ओएस मान लो 10 के बराबर, 10 रुपए के बराबर। 10 रुपए से कम वेजेस पे तो सप्लाई होगी नहीं वर्कर की। अगर 10 रुपए से कम उनको मार्केट में मिलेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अगर उनको 10 रुपए से ज्यादा मिलेंगे, इस 10 से ज्यादा मिलेंगे, तो वो काम करने के लिए तैयार होंगे। मान लो मार्केट में डिमांड ये है, ठीक है, डिमांड सप्लाई को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। नीचे लाइन डाल, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए? ओ एन वर्कर की डिमांड है, ओ एन वर्कर को वेजेस कितनी मिल रही है? यहाँ से लाइन यहाँ डाल, ओ एन वर्कर को वेजेस मिल रही है ओ डब्ल्यू। मिनिमम वेजेस कितनी है? ओ एस। ये मिनिमम वेजेस, जैसे आपको मैंने ट्रांसफर अर्निंग बोला, मिनिमम वेजेस 10, ओ एस मिनिमम वेजेस है, लेकिन उनको मिल कितनी रही है? मिल रही है ओ डब्ल्यू, यानी कि मिनिमम से ज्यादा मिल रही है। मिनिमम से कितनी ज्यादा मिल रही है? एस डब्ल्यू। ये जो मिनिमम से ऊपर मिल रही है एस डब्ल्यू, ये क्या कहलाएगा? ये रेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रेंट। क्योंकि आपको मैंने बताया रेंट किसके बराबर होता है? रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर
ट्रांसफर अर्निंग, ये रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल कितना मिल रहा है? एक्चुअल मिल रहा है OW, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर एक्चुअल OW मिल रहा है। ट्रांसफर अर्निंग क्या है? मिनिमम जो उसको वेजेस मिलनी चाहिए वो है OS, ठीक है। ये 10 रुपए है, OS ये मिनिमम है, OS से 10 रुपए से कम काम नहीं करेंगे। ट्रांसफर अर्निंग है OS, तो रेंट कितना हुआ? OW और OS का डिफरेंस, ये डिफरेंस है। तो यानी कि ये हो गया आपका SW, ये SW क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। हाँ जी, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस तो मैम। इसके साथ ये 3 पॉइंट इसके कंप्लीट हो गए। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट की डिटर्मिनेशन कैसे की है, लैंड के ऊपर रेंट कैसे डिटर्मिन किया है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के बेस के ऊपर रेंट कैसे डिटर्मिन किया है, ये हमने सीख लिया। इनको अच्छे से पढ़ो, इन डायग्राम की प्रैक्टिस करो और मुझे बताना आपको समझ आए या नहीं आए। कल इसी के साथ बाकी जो मॉडर्न थ्योरी का बाकी का पार्ट है, कल हम बाकी का पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है और मुझे प्रॉब्लम बतानी है। आज के लिए इतना ही है, अच्छे से आज पढ़ो, कल मुझे प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। ओके। ओके मैम।